नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, जिसको हड़प्पा सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता था यह किस काल के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर हम बात करें तो इतिहास को 3 कालों में बांटा गया, एक प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको रखा गया है आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, ठीक है। तो इतिहास का वह समय जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं लेकिन वह अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, और उनके जो इतिहास लेखन का कार्य हुआ है वह उसके पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हुआ। पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर यानी कि जो वहाँ से हमको भवन मिले हैं, जो वहाँ के मृदभांड मिले हैं, ठीक है, खुदाई के दौरान जो चीज़ें हमको मिली हैं, समझ रहे हैं, उसके आधार पर उसका इतिहास का लेखन का कार्य हुआ। उसके लिखित साक्ष्य हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। और जिस काल के लिखित साक्ष्य हैं और वह पढ़ा भी गया हो और उसके पुरातात्विक साक्ष्य हैं, दोनों मिले हैं, उनको बोलते हैं ऐतिहासिक काल। और प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, जिसके लिखित साक्ष्य तो नहीं, उनको क्या सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर उसके इतिहास लेखन का कार्य किया गया। तो इतिहास जो है आपका 3 भागों में है। एक है आपका प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल। इसमें क्या है, आपको लिखित साक्ष्य नहीं मिलेगा। यह आपका है मानव सभ्यता का जब शुरू हुआ था उस समय का, जिसमें हम क्या मानव क्या उस समय करता था, मानव उस समय जब शिकार करता था, यानी कि हम पाषाणकालीन सभ्यताओं के बारे में इसमें पढ़ते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में हम केवल सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं यानी हड़प्पा सभ्यता को, और ऐतिहासिक काल में हम बाकी वैदिक सभ्यता से लेके भारत की आज़ादी तक, यानी कि जिसके हमको क्या है लिखित साक्ष्य भी मिले और वो साक्ष्य पढ़े भी गए हैं। तो ये 3 भागों में बटा है। तो दूसरे भाग के अंतर्गत हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो हम शुरू करते हैं कहाँ से, सिंधु घाटी सभ्यता से। तो जो ये चैप्टर है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, आपका हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहने के पीछे लॉजिक क्या था, क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो पुरातात्विक स्थल की खुदाई हुई तो जो सबसे पहला जो आपका शहर या नगर खोदा गया हुआ था आपका हड़प्पा, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाने लगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी के घर में अगर कोई व्यक्ति है, उसके 3 या 4 बच्चे हैं, तो उसमें से जो बड़ा बेटा है उसी के नाम से अक्सर उसके पिता के नाम को भी लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए राम श्याम, जैसे यह राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है, तो जैसे उसमें बोलने की संदर्भ में लोग बोल देते हैं राम के पिता, ठीक है, यानी कि बड़े बेटे के संदर्भ में भी उस घर को क्या है आपका पहचाना जाता है। उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। लेकिन बात यह आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों कहते हैं, कुछ और क्यों नहीं कहें। इसलिए क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो पुरातात्विक स्थल थे या पुरा स्थल थे, जो इनकी जो खुदाई हुई तो यह कहाँ मिले, सिंध और उसकी सहायक नदियों के ही आसपास क्या हुए थे, बसे हुए थे। लेकिन शुरुआती वाले जब उनका उत्खनन स्टार्ट हुआ, लेकिन बाद में देखा गया कि अदर नदियों के जो अन्य नदियाँ उनके किनारे भी इस सभ्यता की जो पूरा स्थल हैं देखने को मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि इसके जो पूरा स्थल हैं सिंधु या उसकी सहायक नदियों के आसपास से ही देखने को मिले। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला जो नगर आपका उत्खनन हुआ वह हड़प्पा सभ्यता था। कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहें, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले ही कांसे का इस्तेमाल शुरू किया, इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी हम कहते हैं। अब चलें आगे बात करें। इसमें सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता से बेसिक बातें क्या आपको जाननी है, जो प्रश्न में सीधे पूछेगा। तो इसमें पहले बेसिक चीज़ जानिए क्या है, यह पहली शहरी या नगरी सभ्यता थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो पहली या नगरी सभ्यता थी। इसकी जानकारी सबसे पहले किसने दिया, बात करें तो चार्ल्स मैसन ने दिया था, ठीक है, चार्ल्स मैसन ने। और व्यापक सर्वेक्षण किसने किया था, तो जेम्स कनिंघम ने किया था। किसने किया था, जेम्स कनिंघम ने किया था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किसने किया था, तो वह थे आपके जॉन मार्शल। तो यह आपके हैं सिर्फ हड़प्पा सभ्यता से बेसिक जुड़ी हुई बेसिक चीज़ें। लेकिन चलिए अब आगे हम देखते हैं बात जो इम्पोर्टेंट है आपको याद रखने की बात का। सबसे पहले जानिए कि जो एक यहाँ हमने वैसे बना दिया है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था और उसके महानिदेशक कौन थे, जॉन मार्शल,
ठीक है, ये जानने के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ भी हड़प्पा से संबंधित नहीं है यह। अब सबसे पहले हम बात करेंगे, हड़प्पा तो हुआ या सिंधु घाटी सभ्यता, तो हम पहले जानेंगे कि इसका जो इस सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो जब बात करेंगे इसकी हम, तो यह आप लोग जान लीजिए, जो हड़प्पा सभ्यता था या सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी अगर विस्तार की बात करें तो यह अगर उत्तर में देखें, उत्तर में था यह मांडा, ठीक है, मांडा जिला एक मांडा जगह था कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, और यह मांडा जो था चिनाब नदी के किनारे स्थित था। मांडा कहाँ था आपका, चिनाब नदी के किनारे। तो उत्तर में देखेंगे तो मांडा था, ठीक है, अखनूर जिला में जो पड़ता है, मांडा नामक स्थान था जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर। तो आपके उत्तरी विस्तार कहाँ तक था, जम्मू एंड कश्मीर। पूछेगा किस नदी तक विस्तार था, चिनाब नदी, अगर जगह पूछे तो मांडा। तीनों चीज़ ध्यान रखेंगे। और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण जो था आपका दैमाबाद, ठीक है, यह स्थान था आपका प्रवरा नदी के किनारे, और लोकेशन देखें तो किस स्टेट में, महाराष्ट्र में। तो उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेके दक्षिण में महाराष्ट्र तक इसका विस्तार था। कुछ भी पूछे, जगह पूछे दैमाबाद, नदी पूछे प्रवरा नदी, या जगह पूछे तो महाराष्ट्र। उत्तर से दक्षिण की जो इनकी विस्तार था वो 1600 किलोमीटर था। अब बात करेंगे पूरब से पश्चिम। पूरब में हम बात करें तो इसका विस्तार आलमगीरपुर, ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है, मेरठ में। किस नदी किनारे, हिंडन नदी किनारे, यूपी। और अगर पश्चिमी विस्तार देखेंगे तो सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर दास नदी किनारे, कहाँ पे, अफगानिस्तान में। तो कहने का मतलब है सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था वह आपका जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र तक और यूपी से आपके अफगानिस्तान तक। समझ गए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। और अगर हम देखें पूर्वी से पश्चिमी सीमा के बीच की दूरी कितनी थी, तो वह थी आपकी 1400 किलोमीटर। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले एक चीज़ और जानें, कभी कभी सीधे पूछता है कि जो हड़प्पा सभ्यता था या सिंधु घाटी सभ्यता, उसका आकार कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो त्रिभुजा आकार के था, यानी कि उसका आकार क्या था, त्रिकोण था। अब आप पूछेंगे त्रिकोण कैसे था। देखिए, यह आपका है जम्मू एंड कश्मीर, या अब तो बट गया, लद्दाख हो गया, जम्मू एंड कश्मीर वाला हिस्सा समझ लीजिए। यह आपका यूपी और यह आपका हो गया महाराष्ट्र। तो अगर हम देखें तो लगभग एक सीध में पड़ते थे, और यह आपका हो गया अफगानिस्तान वाला इलाका। तो अगर इसको हम एक काल्पनिक रेखा से मिलाएं तो यह पूरी तरह से नहीं, लगभग एक त्रिभुज के आकार का स्ट्रक्चर बनता था। तो इसलिए आकार इसका क्या था, आपका त्रिकोण। अच्छा, क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल इसका था 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और विस्तार की तो बात की है तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, ठीक है, इसका विस्तार था। तो यह हो गया आपकी, इतनी सी बात है। बात आगे करते हैं, इसकी समान विशेषताएं देखेंगे। यह समान विशेषताएं, यह पहला क्या था, विश्व का पहला नगरीय सभ्यता था, यानी प्रथम नगरीय सभ्यता। इसके जो नगर थे दो भागों में विभाजित होते थे, जो नगर थे दो भागों में बटे रहते थे। कौन कौन से, एक भाग तो था आपका पश्चिमी वाला वेस्ट, और एक भाग था आपका पूर्वी वाला ईस्ट वाला भाग, ठीक है, एक पश्चिमी वाला एक पूर्वी वाला। अब हम देखेंगे जो पश्चिमी भाग था वह क्या होता था, ऊंचा होता था अपेक्षाकृत किसके, पूर्वी भाग से। यानी पूर्वी भाग जो होता था निम्न स्थान होता था, लो लैंड होता था, और पश्चिमी भाग उच्च हाई लैंड होता था। जो पश्चिमी भाग था इसमें उच्च वर्ग, ठीक है, या अमीर वर्ग के लोग निवास करते थे, और जो पूर्वी भाग था उसमें कॉमन क्लास यानी साधारण वर्ग के लोग निवास करते थे। जो पश्चिमी हिस्सा होता था वो पक्के ईंटों से निर्मित होता था सामान्यतः। कहीं कहीं जो पूर्वी हिस्सा वो भी पक्के ईंटों से मिला है, लेकिन सामान्यतः जो पश्चिमी हिस्सा था वो पक्के ईंटों से निर्मित होता था, और पूर्वी हिस्सा क्या आपका कच्चे ईंटों से निर्मित होता था। इसमें साधारण वर्ग वाले रहते थे। अब एक चीज़ देखें इसमें, अब ये बेसिक सभ्यता, सिर्फ सभ्यता के बारे में हम समझ रहे हैं। सड़कें जो थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण क्या होता है, जैसे यह सड़क ऐसे गया, एक सड़क ऐसे गया, तो ये क्या है आपका समकोण। सड़कें एक दूसरे को कैसे काटती थी, समकोण पे काटती थी। बेहतर जल निकासी व्यवस्था था। सभी नालियों के ऊपर क्या होता था, जाली लगी होती थी। विशाल स्नानागार यहाँ देखने को मिले हैं, और अन्नागार भी देखने को मिले। तो ये इसके बेसिक, ठीक है, विशेषताएं थी। अब आगे हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम समझ लें। सोशल सिस्टम तो जो हड़प्पा सभ्यता था इसमें 4 वर्ग के लोग थे, एक क्लास के। एक आपका क्लास था क्या, व्यापारी वर्ग, एक योद्धा वर्ग था, एक विद्वान वर्ग और एक श्रमिक वर्ग। लिपि की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के जो लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उनको अभी पढ़ा नहीं गया है, और उसकी लिपि की बात करें तो वो वास्त्रोफेदन लिपि या चित्राक्षर शैली, यानी कि उसमें जो है क्या 64 अक्षर हैं, इसमें चित्र बने हैं, जैसे मोर के, कुत्ते के, ऐसे चित्र बने हैं। तो ये चित्राक्षर शैली में लिखा गया है। और लिखा कैसे गया, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, कैसे लिखा गया, राइट टू लेफ्ट, लेकिन अभी यह पढ़ा नहीं गया। अच्छा, अब हम इसकी जो सामाजिक व्यवस्था समझ रहे हैं तो इसमें क्या था,
अगर शासन की बात करें तो इसमें मात्र सत्तात्मक समाज था। जो समाज था इसमें क्या था, मात्र सत्तात्मक समाज, यानी यूँ कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग आभूषण पहनना पसंद करते थे, सामाजिक स्थिति बता रहा। और मनोरंजन के साधन में क्या था, एक तो उनका मनोरंजन का साधन चेस था और दूसरा हंटिंग शिकार, और भी अदर चीज़ें थी। लेकिन मुख्यतः पूछता है कि हड़प्पा वासी क्या चेस से परिचित थे, तो हाँ यह चेस से परिचित थे। या पूछेगा कि हड़प्पा वासियों का ठीक है मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे, तो उसमें दे देगा चेस, ठीक है, और शिकार, ये सब चीज़ें दे देगा ऑप्शन में। अर्थव्यवस्था समझेंगे हड़प्पा सभ्यता का। तो जो प्रमुख व्यवसाय था वह था आपका कृषि। और कृषि में किस किस फसलों से लोग परिचित थे, जौ, गेहूँ और चावल। पशुपालन की बात करें, दूसरा व्यवसाय इनका पशुपालन था, गाय, बैल और बकरी। सबसे पहले कपास की फसल किसने हड़प्पा में उगाई गई थी। हड़प्पा के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन अभी आपको आगे बात करेंगे, कहीं कहीं आपको घोड़े के मिट्टी के खिलौने देखने को मिलेंगे, कहीं घोड़े की हड्डियां भी मिली हैं। लेकिन सामान्यतः ये माना जाता है कि हड़प्पा के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। कैसे, अब आगे बात करेंगे। धार्मिक व्यवस्था जान लीजिए, मंदिर और पुजारी के इसमें प्रमाण नहीं मिले। प्रकृति पूजा के प्रमाण मिलते हैं, जैसे पीपल की पूजा। जानवरों की पूजा के प्रमाण मिलते हैं, कुबड़ वाला बैल, ठीक है। भगवान की पूजा की बात करें तो इस भगवान यहाँ दो प्रकार के देखने को मिले हैं। कौन कौन से, एक तो आपका मेल गार्ड और एक फीमेल गार्ड है। मेल गार्ड में शिव पूजा है, यानी जो योग करते हुए एक योगी की मूर्ति दिखाया गया है और उनकी तुलना भगवान शिव से की गई है। और दूसरा फीमेल गार्ड की बात करें तो योनि पूजा और मातृ देवी की पूजा होती थी यहाँ पे। यह अभी हम व्यवस्था के बारे में समझ रहे हैं, अभी आगे हम सब समझेंगे कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो किससे कहाँ क्या मिला था। आप लोग एकदम धैर्य बनाए रखें। हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे उनके बारे में अब हम शुरू करते हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। सबसे पहले बात करेंगे हड़प्पा की, ठीक है। सन 2 इसका हड़प्पा का, मोहनजोदड़ो का याद रखिएगा, बाकी सन नहीं पूछता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हड़प्पा का अगर हम सन की बात करें कब खुदाई हुई थी, सन 1921 में, और 1922 में मोहनजोदड़ो की। तो हड़प्पा यह क्या था, आपका फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट, यानी पहला खोदा जाने वाला पूरा स्थल। यह कहाँ स्थित था, मोंटगोमरी जिला, जो कि कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे, तो यह आपका रावी नदी के किनारे था। और उत्खननकर्ता कौन थे, आपके दयाराम साहनी। इतने पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से हम देखेंगे कि हड़प्पा से मिले हैं क्या क्या चीज़। तो हड़प्पा से आपको क्या क्या चीज़ मिले हैं, इन चीज़ों को देख लीजिएगा। देखिए, हड़प्पा से आपको मिले हैं विशाल अन्नागार, ठीक है, युग्म समाधि, नटराज व मातृ देवी की मूर्ति, गेहूं और जौ के दाने। R37 कब्रिस्तान इंपॉर्टेंट करिएगा, ठीक है, R37 कब्रिस्तान को इंपॉर्टेंट करिएगा, एग्जाम में अक्सर आता है। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा इंपॉर्टेंट करिएगा, ठीक है, यह आपको देखने को मिले हड़प्पा से। और स्वास्तिक चिन्ह मोस्ट इंपॉर्टेंट करिएगा। तो इतने चीज़ें हैं जो कि कहाँ से देखने को मिले, हड़प्पा से। अब हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो अगर सन देखना रहेगा तो आप इनको ध्यान रखिएगा, 1922, ठीक है। मोहनजोदड़ो की बेसिक चीज़ें, इसको मृतकों का टीला कहते हैं। क्या कहते हैं, मृतकों का टीला, इसको कहते हैं हम मृतकों का टीला। और यहाँ पे अगर हम बात करें ये किस क्षेत्र में था, तो सिंध प्रांत, पाकिस्तान। और ये किस नदी के किनारे, सिंध नदी। मृतकों का टीला सिंध प्रांत था पाकिस्तान के, और सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उत्खननकर्ता की बात करें तो राखालदास बनर्जी। इसमें देखने को क्या क्या आपको मिलते हैं, एक तो सभागार मिलता है, ठीक है, असेंबली हॉल, और विशाल स्नानागार यहीं से पूछता है। और तीसरा चीज़ इस पर ध्यान रखिएगा, कापर से निर्मित नर्तकी की मूर्ति और योग करते हुए योगी की मूर्ति, दोनों इंपॉर्टेंट है। वैसे बहुत कुछ मिला, लेकिन एग्जाम में जो पूछता है बस उसी पे चर्चा किया जा रहा है। लोथल की बात करते हैं। लोथल आपका कहाँ मिला है, आपका गुजरात, भोगवा नदी के किनारे। रंगनाथ राव इसके उत्खनन करता है। गुजरात, भोगवा नदी के किनारे, रंगनाथ राव। लोथल से क्या क्या मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं, घोड़े की मूर्ति मिली है, मुर्द। और लोथल को मुर्दों का नगर, अच्छा, एक मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो, और मुर्दों का नगर की बात करें तो लोथल हो जाएगा। धान और बाजरे के साक्ष्य भी आपको देखने को यहाँ मिले हैं। आगे बात करें कालीबंगा से, तो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। अगर लोकेशन देखें तो कालीबंगा जो हनुमानगढ़ जिला आपके राजस्थान में, और इसके उत्खनन करता थे अमलानंद कपूर। यहाँ से साक्ष्य किसके मिले हैं, जूते हुए खेत के। यही क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट पूछता है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से। धौलावीरा की बात करें तो लोकेशन है इसका कच्छ जिला, गुजरात में। जगपति जोशी इसके उत्खनन करता थे।
एकमात्र नगर जो 3 पार्ट में विभाजित था। तो इंपॉर्टेंट इसको क्यों करेंगे, पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का वो कौन सा स्थल था जो 3 भागों में विभाजित था, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट करेंगे। क्यों, यह आपके 3 पार्ट में विभाजित था, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को ध्यान रखें। अब बात करते हैं चनहुदड़ों की। किसकी, चनहुदड़ों की। सिंध प्रांत पाकिस्तान में चनहुदड़ों को देखने को मिलता है। आरसी मजूमदार उत्खनन करता थे। अब इंपॉर्टेंट क्या करेंगे, आर्थिक राजधानी पूछेगा, हड़प्पा की आर्थिक राजधानी किस स्थल को कहा जाता है, तो वह आपका था चनहुदड़ो। और पूछेगा औद्योगिक शहर किसे कहा जाता है, चनहुदड़ो को। फैशन नगरी किसको कहा गया, चनहुदड़ो को। लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले हैं चनहुदड़ो के, मोती के मनके के भी साक्ष्य मिले हैं चनहुदड़ो को। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझेंगे कि यहाँ पे देखें क्या है, एक ईंट पर बिल्ली को पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। आगे देखेंगे राखी गढ़ी, यह क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता में जितने भी मतलब स्थल हैं उसमें से सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल आपका राखी गढ़ी है। लोकेशन इसका हिसार हरियाणा है, घग्गर नदी के किनारे है और अमरेंद्रनाथ इसके उत्खनन करता है, बाकी कुछ इसमें से नहीं पूछता है। बनावली की बात करें तो लोकेशन इसका आपका बनावली का हरियाणा है। रविंद्र सिंह बिष्ट इसके उत्खनन करता है। और मिट्टी का बना हुआ हल कहाँ से मिला है, आपके बनावली से ही मिले हुए हैं, समझ गए। आगे देखें, रोपड़ की बात करें तो लोकेशन इसका पंजाब था, यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खनन करता थे। और यहीं पे आपको मिले, इंपॉर्टेंट करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट करेंगे कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण मिलते हैं। क्या मिलते हैं, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण यहीं मिलता है, ठीक है। अब देखें आगे, सुरकोटदा को देखें, गुजरात, जगपति जोशी इसके उत्खनन करता थे। घोड़े की हड्डी, देखिए अभी हमने बात किया था घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन अगर ऑप्शन में आया कि घोड़े की हड्डी के साथ कहाँ मिले तो सुरकोटदा से। लेकिन क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आता है आपका कि हड़प्पा वासी किस पशु से परिचित नहीं थे, तो उसमें दे देगा आपका बैल, ठीक है, आपका जैसे गाय दे दिया, बकरी दे दिया, तो उसमें घोड़ा भी देगा, तो घोड़े से वो क्या थे, आपके परिचित नहीं थे। आगे देखिए रंगपुर जो है आपका गुजरात में है। उत्खननकर्ता जो थे रंगनाथ राव। और यहाँ पर आपको साक्ष्य मिला है धान की भूसी का, तो धान की भूसी का साक्ष्य यानी कि यहाँ चावल की खेती का साक्ष्य मिला है रंगपुर से, ठीक है। तो यह हमारा सेशन आज यही समाप्त होता है, आपका हड़प्पा खत्म हो गया। जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाएंगी फैक्ट टू फैक्ट पढ़ाई जाएंगी, और पेट के लिए विश्वास करिए, और जो चीज़ें छुट्टी हैं वो आपको प्रैक्टिस सेशन के दौरान सारी चीज़ें कवर करा दी जाएंगी। 100 हर चैप्टर से 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होगा, और उसमें जो क्वेश्चन आपके लेक्चर में नहीं मिले हैं वो आपके प्रैक्टिस सेट में मिल जाएंगे। निश्चिंत रहिए, आपकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।